देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हेलो। है मैम। अच्छा ठीक है। देखो लास्ट दिन क्लास पूरा नहीं कर पाए थे, तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे उसको भी मैंने पूरा नहीं किया, मतलब नहीं कर पाए। एक बार जस्ट याद दिलाते कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद ही हम लोग बाकी जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ओवरहेड, देखो मैंने एक स्टार्टिंग में भी बोला था यहाँ पर कुछ ओवरहेड के बारे में। ये देखो ओवरहेड जो है वो एक्चुअली ओवरहेड में क्या क्या होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे ओवरहेड का, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो टोटल ओवरहेड होगा उसको कैसे फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब करवाए, उसके लिए हमें एक कैरियर चाहिए, तो रिकवरी रेट होना चाहिए। तो रिकवरी रेट का मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जो मैंने आधे में छोड़ दिया। ये देखो मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिकवरी ऑफ ओवरहेड, जिसमें देखो नाम मैंने लिख दिया था क्या क्या मेथड होता है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने डिस्कशन कौन कौन सा मेथड किया था। फर्स्ट किया था आउटपुट बेसिस मेथड, ठीक है। आउटपुट बेसिस, हर रिकवरी रेट को कैसे कैलकुलेट करना होता है, जितना टोटल ओवरहेड होगा और बेसिस, जिस बेसिस पे हमें रिकवर करना है, इतना सारा बेसिस हो सकता है, ठीक है। और सारे के सारे जो है वो डायरेक्ट एलिमेंट है, ठीक है। डायरेक्ट एलिमेंट तुम लोग देख सकते हो, ये देखो डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, मशीन आवर रेट, ठीक है, लेबर आवर। तो डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करके होता है। और यहाँ पर आउटपुट देखो इतना सारा दिया हुआ था, मैंने एग्जांपल लिया था, तो ओवरहेड पर यूनिट इतना आ गया था, ठीक है। अब ये कहाँ पर यूज होता है, जहां पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट बनता है वहां पर इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यूसेज हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसे अप्लाई कर सकेंगे। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने बोला था डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, जहां पर ये मेथड कब यूज होगा, मतलब ओवरहेड को रिकवर करने के लिए डायरेक्ट मेटेरियल का परसेंटेज कब यूज करेंगे, जब मेटेरियल हमारा मेजर पार्ट होगा, ठीक है। मेटेरियल का कॉस्ट अगर हमारा मेजर पार्ट होगा देन हम लोग इसे यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने और नहीं करवाया, हम लोग ये पॉइंट नंबर 3 से आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 तो ये देखो पॉइंट नंबर 3 नोट डाउन करो। पॉइंट नंबर 3 में है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, ठीक है। कब हम लोग ओवरहेड को रिकवर करने के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का परसेंटेज को यूज करेंगे, देखो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, दो प्रोडक्शन मतलब दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 और P2, और टोटल ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर टोटल ओवरहेड आया है 10,000 एंड 20,000, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि लेबर कॉस्ट के ऊपर है तो हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देख लेना चाहिए कितना है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सपोज अगर है 20,000 और 40,000, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर ओवरहेड रिकवरी रेट क्या हो जाएगा, तो ओवरहेड रिकवरी रेट होगा, रेट बोल लो या इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे अगर P1 का ही कैलकुलेट करते हैं तो टोटल ओवरहेड कितना है 20,000, अगर हमें लेबर के ऊपर कैलकुलेट करना है तो नीचे बेसिस हो जाएगा 20,000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50% हो रहा है, ठीक है, 50% हो रहा है। तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20,000 है तो ओवरहेड कितना होगा 50%। तो इसका मतलब हो जाता है इफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 50%, ठीक है। अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है, सॉरी 50% बोल रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 20,000, ठीक है। अगर 20,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, देन अगर पूछे ओवरहेड कितना चार्ज करना है, एक प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग जहां पर प्राइमरी कॉस्ट होगा ओवरहेड होगा, तो सॉरी प्राइम कॉस्ट होगा ओवरहेड होगा, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मेटेरियल, ये सब तो ऐड हो गया। अब हमें ओवरहेड देखना चाहिए, तो ओवरहेड का रिकवरी रेट होना चाहिए। तो अगर हम लोग लेबर कॉस्ट यूज कर रहे हैं
देन ओवरहेड रिकवरी रेट लेबर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो लेबर अगर 100 रुपीज है तो उसका 50% हमें ओवरहेड अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट अकॉर्डिंग टू लेबर कॉस्ट परसेंटेज 50% है, तो अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20,000 है तो ओवरहेड कितना होगा, देन ओवरहेड हो जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगा 50% ऑफ 20,000, दैट इज 10,000। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हो गया, लेकिन ये मेथड हमें कब यूज करना चाहिए वो भी पता होना चाहिए, जहां पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेजर एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी लेबर ओरिएंटेड काम हो रहा है, मशीन से ज्यादा लेबर पे फोकस है। ठीक है, मतलब मशीन से ज्यादा लेबर चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा वेयर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द मेजर एलिमेंट। कॉस्ट, ठीक है, लेबर का कॉस्ट जहां पर मेजर एलिमेंट होगा वहां पर रिकवरी रेट के लिए ओवरहेड का हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फोर्थ नंबर पे देखो। फोर्थ नंबर पे था प्राइम कॉस्ट मेथड। ये कब यूज होगा, देखो, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एडिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, अगर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 P2, ठीक है, और टोटल ओवरहेड अगर है 10,000 एंड 20,000, 10,000 एंड 20,000, ठीक है, और प्राइम कॉस्ट, सपोज प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, किसी भी तरह के डायरेक्ट खर्चे को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आता है। और अगर प्राइम कॉस्ट है सपोज 20,000 और 40,000, ठीक है, तो अगर हम लोग अपना ओवरहेड रिकवरी रेट प्राइम कॉस्ट मेथड से करना चाहते हैं, देन ओवरहेड का रिकवरी रेट कितना आ जाएगा, टोटल ओवरहेड जो भी डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर P2 का कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन 20,000 डिवाइडेड बाय द बेसिस, बेसिस हम लोगों ने लिया है प्राइम कॉस्ट, इनटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50% ही हो रहा है, आई थिंक, हाँ 50% हो रहा है। ठीक है, तो ये प्राइम कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके हुआ। अब इसका यूसेज कब होगा, कब हमें ये रिकवरी रेट फॉलो करना चाहिए, ये रिकवरी रेट हमें तब फॉलो करना चाहिए जब डायरेक्ट मेटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये दोनों ही जो है इक्वल इंपॉर्टेंस हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, जैसे मेटेरियल कब यूज करेंगे, मेटेरियल का तब यूज किया जाता है जब मेटेरियल मेजर एलिमेंट होता है। लेबर का कब यूज करेंगे, लेबर कॉस्ट, जब लेबर मेजर एलिमेंट होता है। अब प्राइम कॉस्ट कब यूज करेंगे, जब दोनों ही डायरेक्ट मेटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों ही मेजर एलिमेंट होगा, तो वेयर डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट labor cost have equal importance। ठीक है, अगर इक्वल इंपॉर्टेंस होगा दोनों में तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे था डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट नहीं, लेबर आवर रेट। ठीक है, मतलब जहां पर टाइम मायने रखता है, ठीक है, कॉस्ट मायने नहीं रख रहा है। लेबर का दो पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक उसका कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं, एक टाइम। अगर लेबर का टाइम ज्यादा मायने रख रहा है तो फिर हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर रेट पे करेंगे। तो इसमें कैसे हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, पहले हो जाएगा बजटेड बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड। यहाँ पर मैंने और एग्जांपल नहीं लिया, ठीक है, मतलब ऐसे P1 P2 करके, यही वाला, यही तो होता है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, बेसिस क्या है, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, और अगर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। और लेबर आवर मतलब, यहाँ पर लेबर आवर का मतलब क्या है, यहाँ पर लेबर आवर का मतलब है जितना टाइम लेबर काम कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स लेबर वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना टाइम लेबर काम करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे लेबर आवर्स वर्कड। ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर आवर रेट बेसिस पे हो जाएगा। अब इसका यूज कब होगा, इसका यूज होगा
लेबर इंटेंसिव वर्क, जहां पर लेबर के अलावा काम होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव वर्क मतलब लेबर को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम मशीन से काम नहीं होगा। ऐसा भी कुछ काम होता है जो कि मशीन ओरिएंटेड होता है, मशीन ज्यादा काम कर रहा है, लेबर उतना नहीं लग रहा है, ऑटोमेटेड वे में हो रहा है, लेकिन जहां पर लेबर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। तो ये लेबर इंटेंसिव वर्क जहां पर होगा वहां पर लेबर आवर रेट यूज करेंगे। नेक्स्ट, और ये लास्ट है, सिक्स्थ नंबर, मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर रेट जहां पर मशीन ओरिएंटेड काम होगा ज्यादा, या फिर ये भी देख सकते हैं जहां पर मशीन पे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। मतलब मशीन डिपेंडेंट काम है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा मशीन पे किया हुआ है, वहां पर ओवरहेड का रिकवरी मशीन के बेसिस पे होना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव मशीन आवर। इफेक्टिव मशीन आवर, तो इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब जितना टाइम, मशीन आवर का मतलब जितना टाइम मशीन काम करेगा, नंबर ऑफ आवर्स मशीन वर्कड इन प्रोडक्शन, वर्कड इन प्रोडक्शन। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ होगा? कैपिटल और मशीन इंटेंसिव। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर मशीन में ज्यादा, यानी मशीन इंटेंसिव काम अगर ज्यादा हो रहा है तो हमें ये वाला फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और इफेक्टिव मशीन आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफेक्टिव, ठीक है। ये लेबर में भी मैंने बोला है, जैसे कि लेबर कॉस्टिंग में इफेक्टिव लेबर आवर, तो उसी तरह से होता है इफेक्टिव मशीन आवर, मतलब जितना टाइम मशीन प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है। तो इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब हो जाएगा टोटल मशीन आवर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन, ठीक है। तो अगर मशीन आइडल था, आइडल मतलब काम नहीं कर रहा था, प्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है, तो वो माइनस कर देंगे, तो जो टाइम आएगा उसे हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव मशीन आवर, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अगर मशीन है तो उसमें रूटीन सर्विस भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो रूटीन सर्विस जैसे उसको सेटअप करना, ठीक है, या फिर उसको मान लो सर्विसिंग करवाना, ठीक है। तो रूटीन सर्विस के लिए मशीन आइडल रह सकता है, ठीक है। सेटअप जब हो रहा है, मशीन को चलाने के पहले जो सेटअप वगैरह होता है उसके लिए मशीन जो है वो वेट कर रहा है, मतलब चालू नहीं हुआ है लेकिन उसका सेटअप स्टार्टिंग चल रहा है, किस तरह से सेटअप करेंगे, तो वो सेटअप टाइम, वो नॉर्मल आइडल टाइम होता है। जैसे देखो, तुम लोग क्लास कर रहे हो तो तुम लोग को भी अपना मोबाइल लैपटॉप जो भी है उसे सेटअप करना पड़ता है, हम क्लास ले रहे हैं तो मुझे भी सेटअप करना पड़ता है। तो ये सेटअप टाइम, ठीक है। तो ये सेटअप टाइम जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, सेटअप टाइम हो गया। तो टोटल मशीन आवर, जैसे मान लो क्लास जो है अगर सपोज 2 आवर्स का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम लिंक भेजने के बाद ही बोल रहे हैं, जैसे एक एक जन इंटर करते हो तो उसमें सबको हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो थोड़ा सा टाइम जो है वो आइडल टाइम है, मतलब वहां पर हम क्लास नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे ही मैंने लिंक में क्लिक करके हम इंटर किए, क्लास लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो जाता है। अब जैसे पेज को इधर कर रहे हैं तो ये भी टाइम जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, ये हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ये होगा। इसी तरह से मशीन में भी होता है रूटीन सर्विस, रूटीन जो सेटअप टाइम लगता है, वो सब के वजह से जो है मशीन का पूरा जो टाइम वर्कर है पूरा टाइम मशीन चलेगा ऐसा जरूरी नहीं, उसमें कुछ नॉर्मल आइडल टाइम हो जाता है, वो माइनस करने से जो टाइम मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव मशीन आवर रेट, ठीक है। अब अगर हम लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इस रिगार्डिंग की कैसे कौन सा ओवरहेड रेट हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इलास्ट्रेशन 7 देखो, इलास्ट्रेशन 7 में क्या बोला है,
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री फॉर ए सर्टेन पीरियड। ठीक है, किसी एक टाइम पीरियड के लिए एक फैक्ट्री में जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटीज दिया हुआ है, मेटेरियल, लेबर आवर, आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन, ओवरहेड चार्जेबल टू डिपार्टमेंट। तो ये देखो ये क्या दिया हुआ है, ये जो डिपार्टमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड चार्जेबल मतलब बजटेड ओवरहेड कितना है 25,000। ठीक है, अच्छा मेटेरियल यूज हुआ है 36,000 का, डायरेक्ट वेजेस, लेबर और आवरली ऑफ मशीन ऑपरेशन ये दिया हुआ है। On one order carried out in the department during the period the relevant data were। ठीक है, तो एक ऑर्डर के रिगार्डिंग कुछ ऑर्डर आया था, ऑर्डर किस चीज का आएगा, जो चीज ये लोग प्रोडक्शन करे उस चीज को प्रिपेयर मतलब बनाने का ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो एक ऑर्डर आया है और जिसके रिगार्डिंग रेलिवेंट डेटा दिया हुआ है, मेटेरियल यूज हुआ है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में 6,000 का, डायरेक्ट वेजेस इतने रुपीज का, ये दोनों रुपीज है देखो, लेबर आवर्स वर्क इतना हुआ है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इतना घंटा काम करना पड़ा, मशीन इतने घंटे चला। कैलकुलेट द ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब बाय 4 कॉमनली यूज्ड मेथड। ठीक है, तो हमें क्या करने बोला है, हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट करो ओवरहेड, कितना ओवरहेड चार्ज होगा इस जॉब को एग्जीक्यूट करने में 4 कॉमन मेथड से बताने के लिए बोल रहा है। तो मेथड तो हम लोगों ने 6 पढ़ा है, तो कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो जो डेटा है उसके रिगार्डिंग ही हमें मेथड यूज करना चाहिए। देखो यहाँ पर हमें मेटेरियल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम लोग मेटेरियल के हिसाब से निकाल सकते हैं, वेजेस का दिया हुआ है तो वेजेस के हिसाब से निकाल सकते हैं, यानी लेबर कॉस्ट के हिसाब से, लेबर आवर दिया हुआ है तो हम लोग लेबर आवर के हिसाब से निकाल सकते हैं, मशीन आवर दिया हुआ है तो मशीन आवर के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो किसी एक पीरियड का जो डेटा दिया हुआ है उससे अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमें प्री डिटरमाइंड रेट मिल जाएगा। मतलब बजटेड कैसे होता है, प्रीवियस डेटा को पता करके ही तो हम लोग बजट निकालते हैं, तो प्रीवियसली ऐसे हुआ था और ये ओवरहेड हुआ था, तो इससे हम लोग प्रीवियस ओवरहेड रेट निकाल सकते हैं और उसको हम लोग इस पीरियड में यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग इस पीरियड में यूज करेंगे। जैसे देखो क्या होता है, सपोज मान लो कि हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये ठंडे के मौसम में कम आता है क्योंकि हमारा पंखा एसी अगर कोई यूज करते हो तो फिर पंखा एसी ये सब कम यूज होता है। ठीक है, जो सिर्फ लाइट वगैरह ही यूज होता है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। जैसे मान लो अगर किसी का दिसंबर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज, तो ये हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जैन में भी करीब करीब 1,000 ही आएगा। ठीक है, तो किसी का इनकम अर्निंग मान लो है मंथली 50,000। ठीक है, तो फिर वो सोच सकता है कि मेरा अगर दिसंबर में 1,000 का खर्चा हुआ है तो जैन में भी इलेक्ट्रिसिटी का 1,000 हो सकता है क्योंकि सेम टाइप ऑफ वेदर रहता है। ठीक है, तो इससे हम लोग अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हमारा खर्चा होगा, तो इतना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए खर्चा अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैन में हम लोग एक प्री डिटरमाइंड रेट पे निकाल रहे हैं, बजटेड रेट पे निकाल रहे हैं, प्रीवियस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं कि प्रीवियसली ऐसा खर्चा हुआ था, ये ओवरहेड हुआ था, तो हम लोग प्रीवियसली ओवरहेड का रेट निकाल लेते हैं अलग अलग मेथड से। क्यों अलग अलग मेथड से निकालेंगे, हमें 4 मेथड बोला है लगाने के लिए, यहाँ 4 एलिमेंट दिख भी रहा है हम लोगों को, फिर इस रेट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ओवरहेड का रेट निकाल लेते हैं ये 4 मेथड से। तो कौन कौन से मेथड से निकलेगा, देखो पहले मेटेरियल यूज्ड है, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस है, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 है, देखो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन मेटेरियल, मेटेरियल के हिसाब से देखो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। बेसिस तो हम लोगों ने मेटेरियल लिया हुआ है, टोटल ओवरहेड कितना है 25,000, ये देखो 25,000 ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट 25,000 है, तो 25,000 लिखेंगे यहाँ पर, रुपीज 25,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, मेटेरियल यूज्ड 36,000, मेटेरियल बेसिस पे है, इनटू 100, तो जितना आएगा वही आंसर होगा। तो बताओ कितना आ रहा है, फिर हम लोग सेकेंड वाला करेंगे, डायरेक्ट वेजेस, बताओ कितना आ रहा है 20। 69.44%। अच्छा 69.44% है, ठीक है।
अच्छा अब देखो डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे तो उसमें भी क्या होगा, टोटल ओवरहेड वो तो सेम ही है 25,000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेजेस लगाओ कितना है 30,000, इसका भी कैलकुलेट कर लो देखो कितना आता है। फिर थर्ड पॉइंट में करेंगे लेबर आवर्स, तो ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, नॉर्मली जब लेबर आवर मशीन आवर होता है ना तो हम लोग रेट बोलेंगे उसको, ठीक है, तो रेट करेंगे तो इंटू 100 करने का जरूरत नहीं होता है। इसका कितना आ जाएगा 80, 83.33। हाँ 83.33%। अच्छा ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, आवरली होगा तो हम लोग रेट निकालते हैं, क्योंकि देखो हम लोग अगर कुछ आवरली बताना चाहते हैं वो तो परसेंटेज में बताने से ठीक नहीं लगता है, ठीक है, अगर हम लोग बताना चाहते हैं कि 1 घंटे का रेट कितना है, देखो ये 1 घंटे का नहीं बता रहे, ये वेजेस के परसेंटेज के बेसिस पे बता रहे, मतलब लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो ये देखो ओवरहेड का अगर हम लोग आवरली बेसिस पे कुछ बताते हैं तो वो रेट कहलाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंटू 100 नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देने से ज्यादा उसका प्रेजेंटेशन ठीक रहता है। तो ये टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर कितना है 12,000, मतलब 12,000 घंटा काम करने का 25,000 रुपया है, तो 1 घंटे का कितना होगा, दैट इज द रेट, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 12,000 आवर, ठीक है, तो ये क्या हो गया रुपीज 2.08 पर आवर, ऐसे लिख सकते हैं, 08333 आ रहा है तो मैंने 08 लिख दिया। फोर्थ नंबर पे ओवरहेड रेट, रेट है क्योंकि मशीन आवर है तो फिर आवरली बेसिस, तो ओवरहेड रेट पर मशीन आवर, तो यहाँ पर भी देखो 25,000, ठीक है, और आवर कितना है, आवर है मशीन का 20,000, ठीक है, आवर है मशीन का 20,000, तो डिवाइड करने से देखो कितना आता है 1.25 पर आवर, ठीक है, तो ये हो गया। तो प्रीवियसली जो भी ओवरहेड हुआ था इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और उस पीरियड में खर्चा क्या क्या हुआ था, मेटेरियल का, लेबर आवर, मशीन आवर, वो दिया हुआ था, और उससे हम लोगों ने कॉमनली 4 मेथड से रेट जो है वो अलग अलग निकाल लिया, इसके हिसाब से ऐसे हो रहा है, ये सब निकाल लिया। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है कि नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कैलकुलेट द ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब, ये एक पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर बेसिस पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था, उसमें ओवरहेड का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगा, ठीक है, तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यही मेन आंसर है, ठीक है, तो द ओवरहेड चार्जेबल टू जॉब अंडर द above method is as follows। देखो कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है मेटेरियल 6,000 का यूज हुआ है, अगर हम लोग मेटेरियल बेसिस पे चार्ज करेंगे तो ओवरहेड का खर्चा कितना होगा, तो मेटेरियल के हिसाब से करेंगे तो 6,000 इंटू परसेंटेज ऑफ मेटेरियल के हिसाब से कितना हो रहा है 69.44, तो 69.44% करने से जितना आएगा उतना हो जाएगा, ठीक है, ओवरहेड चार्जेबल अकॉर्डिंग टू अगर मेटेरियल करेंगे तो 6,000 का अगर मेटेरियल था तो उस पे 69.44% चार्ज करने पे 4166.4 ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वेजेस का खर्चा दिया हुआ है, तो वेजेस देखो कितना दिया हुआ है 4950, ठीक है, और अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ वेजेस बेसिस पे करते हैं तो 83.33% चार्ज करना चाहिए, तो यहाँ पर जितना आएगा, ठीक है, तो 4950 इंटू 83.33%, तो 4,124.8 आ रहा है तो 25 लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है लेबर, ये देखो थर्ड है यहाँ पर लेबर आवर्स वर्कड, इतना टाइम लेबर ने काम किया है तो फिर टाइम ओरिएंटेड, ठीक है, तो फिर लेबर आवर्स के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लेबर आवर रेट, तो कितना टाइम काम हुआ है 1650 आवर्स, तो 1650 आवर्स काम हुआ है, 1 घंटा काम करने पे ओवरहेड रिकवरी रेट लगना चाहिए लेबर आवर बेसिस पे 2.08, तो फिर इतना आवर काम होने पे कितना होगा,
तो 1650 इंटू 2.08, 343432। और फोर्थ नंबर पे मशीन आवर रेट। तो मशीन कितने घंटे चला है वो दिया हुआ होना चाहिए, दिया हुआ है 1200 आवर चला है। और फॉर 1 आवर मशीन में ओवरहेड रिकवरी रेट लगता है 1.25, ठीक है। तो इंटू कर दो 1200 इंटू 1.25, तो ये हो जाएगा 1500 हो गया, ठीक है। ये सब रुपीज में आ गया आंसर, ठीक है। ये सारा का सारा रुपीज में है कि अगर मेटेरियल के अकॉर्डिंग करते हैं तो ओवरहेड इतने रुपीज का, अगर वेजेस के अकॉर्डिंग करेंगे तो इतने रुपीज का, लेबर आवर रेट अकॉर्डिंग तो इतने रुपीज, और मशीन आवर रेट के हिसाब से तो इतना रुपीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें कॉमनली 4 मेथड बोला था और 4 डेटा भी गिवन था उस रेस्पेक्ट में, तो हम लोगों ने इस तरह से किया, ठीक है। तो इसका यूज अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमें डायरेक्टली नहीं बताया है कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे देखो उस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया 7th नंबर। 8th नंबर मशीन वाला है, वो बाद में करेंगे। ये है 12th नंबर। ये भी हम लोग कर सकते हैं, 12 नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले ये जो टॉपिक कर रहे थे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को ही पहले कर लेते हैं। एक सेकेंड, सा वाला था, हाँ ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमें क्लियरली नहीं बताया कि करना क्या है। हम लोग को अपना नॉलेज, अभी जो हम लोगों ने देखा कि कब कौन सा मेथड यूज होता है, यूसेज के हिसाब से सोच के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन ये एमसीक्यू में ही आ सकता है, ऐसा आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही मतलब क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन आंसर जो है वो बहुत ही छोटा सा आंसर होगा। ये देखो, गैंजेस प्रिंटिंग कंपनी हैज 3 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब है प्रोडक्शन, इनका 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक में क्या होता है, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, दूसरा होता है लिथोग्राफिंग एंड एनग्राफिंग, ठीक है। ये 3 तरह का काम होता है इनके यहाँ पर, प्रिंटिंग रिलेटेड काम है नॉर्मली तीनों, ठीक है। द कंपनी हैज ए जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम मतलब क्या होता है, जब तुम लोग जॉब कॉस्टिंग पढ़ोगे तब भी देखना, अभी हम बता देते हैं। नॉर्मली प्रिंटिंग वगैरह का जो काम होता है ना, वो जॉब ओरिएंटेड होता है। जॉब ऑर्डर क्या होता है, मतलब कोई ले जाके डिमांड करेगा कि मुझे ये चीज बना के दो, तभी बनाता है। वो लोग बना के कुछ स्टॉक करके नहीं रखता है, जो कि जॉब ऑर्डर में काम करते हैं। जैसे टेलर, टेलर थोड़ी ना कुछ भी बना के सिलाई करके रख देगा, ऐसा नहीं होता है। जो अपना मेजरमेंट ले जाके देगा कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर चीज बनवाना है, तो बना के दे देते हैं, ठीक है। वैसे प्रिंटिंग वाले होते हैं, जेरोक्स वाले भी वैसे ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा बिजनेस भी होता है जो जॉब सिस्टम में नहीं होता है, ऑर्डर बेसिस में नहीं होता है। कुछ स्टॉक वो लोग बना के रख देते हैं, कस्टमर जाके अपनी नीड के हिसाब से खरीद लेता है, ठीक है। वो जॉब ऑर्डर बेसिस पे नहीं होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर बेसिस पे हम लोग कुछ बनाते हैं तो वो जॉब ऑर्डर होता है। तो ये कंपनी प्रिंटिंग कंपनी है, तो नॉर्मली प्रिंटिंग कंपनी तो ऑर्डर बेसिस पे काम करेगी, जैसा प्रिंट करने का ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से काम करेगी। तो द कंपनी हैज ए जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूजिंग ए सिंगल प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस रेट। मतलब ये लोग जो ओवरहेड का रेट यूज कर रहे हैं वो प्री डिटरमाइंड बेसिस पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रीवियसली इतना हुआ था तो अभी इतना होगा, इस तरह से। द मैनेजमेंट मतलब इनके जो मैनेजमेंट में है, द मैनेजमेंट हैज बीन मेड अवेयर ऑफ द deficiencies of using such a rate and is now interested in departmentalizing factory overhead. A study reveals that। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये लोग तो जॉब ऑर्डर बेसिस पे काम करते हैं और ये लोग अपना ओवरहेड जो है वो पर्टिकुलर एक प्री डिटरमाइंड सिंगल रेट बेसिस पे कर रहे थे। सिंगल रेट मतलब सभी में एक ही जैसा रेट लगा रहे थे। मतलब ये डिपार्टमेंट में भी अगर 10 रुपया लगा रहे थे, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, दैट इज सिंगल रेट। और ये रेट प्री डिटरमाइंड बेसिस पे हो रहा था, मतलब प्रीवियसली ऐसे लगाया था तो अभी ऐसे
लगाने हैं, लेकिन इनको ये वाला मैनेजमेंट को लग रहा है कि गलत है, ठीक है। द मैनेजमेंट हैज बीन मेड अवेयर ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ यूजिंग सच ए रेट, ऐसा रेट यूज करना मतलब सही नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैनेजमेंट को अवेयरनेस आया है और वो चाहते हैं कि वो इसको डिपार्टमेंटलाइजिंग फैक्ट्री ओवरहेड बनाए, मतलब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ओवरहेड को अप्लाई करे, मतलब कौन सा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से उस बेसिस को अप्लाई करे, मतलब अगर मेटेरियल इंपॉर्टेंट है तो मेटेरियल बेसिस पे करे, लेबर का कॉस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसके बेसिस पे करे, लेबर का आवर इंपॉर्टेंट है तो उसके बेसिस पे करे, मशीन का आवर इंपॉर्टेंट है तो उसके बेसिस पे करे, ठीक है। चार और दो क्या था, मेटेरियल था, अच्छा प्राइम कॉस्ट अगर हो रहा है मतलब मेटेरियल और लेबर दोनों बिल्कुल इक्वल है तो फिर प्राइम कॉस्ट बेसिस पे करे, और एक बच गया, और एक क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर, लेबर आवर, और एक क्या, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट, ये 6 मेथड ही तो हम लोगों ने सीखा, अगर आउटपुट इंपॉर्टेंट है तो उस बेसिस पे करना चाहिए, मतलब बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंटलाइजिंग कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, मतलब अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वो अपना ओवरहेड जो है वो चार्ज करना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह का गलत ना हो, मतलब जो इम्पैक्ट है वो गलत ना आ जाए ओवरहेड का, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने एनालिसिस किया कि तीनों डिपार्टमेंट किस तरह का काम करता है, तो देखो डिपार्टमेंट 1 में उन्होंने देखा कि 3 सिमिलर मशीन्स रिप्रेजेंटिंग ए लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड कॉलिंग फॉर हाई रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन चार्जेस, बोल रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट 1 है जहां पर प्रिंटिंग और बाइंडिंग का काम होता है वहां पर 3 मशीन लगे हुए हैं, एक जैसे ही 3 मशीन लगे हुए हैं, ठीक है, और तीनों में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। मशीन है, अब खरीदने में पैसा तो लगेगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट हो चुका है, एंड कॉलिंग फॉर हाई रिपेयर्स, और रिपेयर का भी खर्चा ज्यादा है और डेप्रिसिएशन भी चार्ज ज्यादा, मतलब मशीन है फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, देन रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन दोनों ही बहुत ही ज्यादा चार्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा खर्चा हो रहा है इस रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट 1 अगर इस तरह का कोई काम कर रहा है तो जो भी तुम लोगों ने 6 मेथड सीखा है, बोलो यहाँ पर कौन से मेथड से इनको ओवरहेड चार्ज करना चाहिए, ये वही ढूंढ रहा है कि कौन सा हमारे लिए सही होगा। तो जो डिपार्टमेंट 1 है उसके लिए कौन सा मेथड होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, मेटेरियल होना चाहिए, मेटेरियल कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर, या फिर प्राइम कॉस्ट, क्या लगता है कौन सा होना चाहिए, ये हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से, बताओ कौन सा मेथड तुम लोग को लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए, मेनली क्वेश्चन में यही पूछा है। यूसेज तुम लोग देखते जाओ, देखने से समझ में आएगा ये वाला डिपार्टमेंट क्या ओरिएंटेड है, इसमें मेटेरियल का खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेबर का खर्चा ज्यादा हो रहा है, दोनों आधा आधा हो रहा है। মেশিন আওয়ারের উপর হবে। है करेक्ट, मशीन आवर ऊपर হবে। क्यों मशीन आवर के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर मशीन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, मशीन ओरिएंटेड काम हो रहा है, मशीन में ज्यादा कैपिटल जो लगा है, इन्वेस्टमेंट लगा है वो मशीन का है, देखो आज ही तो मैंने लिखवाया मशीन वाला, ये देखो ये देखो क्या लिखवा है, कब यूज होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर मशीन में है, यानी मशीन इंटेंसिव अगर काम हो रहा है तो हमें मशीन आवर रेट लगाना चाहिए, तो जो डिपार्टमेंट 1 है वहां पर हमें मशीन आवर रेट को अप्लाई करना चाहिए। तो चलो इसका आंसर लिख लेते हैं कि डिपार्टमेंट 1 में हमें क्या फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो पहला आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन 15 छोटा सा आंसर होगा, देखो ओवरहेड रेट एज पर मशीन आवर, और क्यों होगा उसके लिए अगर नोट लिखना होता है, ठीक है, अगर एमसीक्यू है तो नोट तो तुम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर लिखना होता, ठीक है, मतलब लॉजिक तो पता कर लेते ताकि हम लोग रियल लाइफ में यूज कर सके, तो हमें ये सोचना चाहिए, लॉजिक तो यहाँ से आया ना कि हम लोगों ने यहाँ पर मशीन में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, तो ये जो है मशीन ओरिएंटेड काम इस डिपार्टमेंट में ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये वाला फॉलो कर रहे हैं। अब आंसर कैसे होगा, टोटल ओवरहेड जो है डिवाइडेड बाय बेसिस यानी मशीन, तो डिपार्टमेंट प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग का बात हो रहा है क्योंकि वही डिपार्टमेंट 1 है, ठीक है, वही डिपार्टमेंट 1 है, तो उसमें ओवरहेड कितना है 40,000, ये देखो फैक्ट्री का ओवरहेड 40,000 और हमें मशीन आवर चाहिए तो डिवाइडेड बाय बेसिस 20,000, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 20,000 आवर, तो ये हो जाएगा ₹2 पर आवर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट 2
इसका काम कैसे होता है देखो, डिपार्टमेंट 2 हैज द वर्कर्स परफॉर्म सिमिलर टास्क, ठीक है। डिपार्टमेंट 2 में जो काम कर रहा है, लिथोग्राफिंग का जो काम कर रहा है, ये जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ वर्कर बना दिया, देखो ये वर्कर जो है काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, मतलब ये जो काम कर रहा है ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी, ये कोई अलग अलग काम नहीं कर रहे, ये सभी एक ही जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड आर देयरफॉर पेड द सेम आवरली वेज रेट, ठीक है, सभी को सेम आवरली वेज रेट दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आवरली वेज रेट है ₹20 पर आवर, ठीक है, ₹20 पर आवर, तो ये जितना टाइम काम करेगा इंटू 20 कर देंगे, ये जितना टाइम काम करा इंटू 20 कर देंगे, ये जितना टाइम काम करा इंटू 20 कर देंगे, ये जितना टाइम काम करा इंटू 20 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बेसिस होना चाहिए लग रहा है, देखो लेबर रिलेटेड है और आवर रिलेटेड है, ये तो समझ में आ रहा है। तो दो चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, एक हो सकता है लेबर आवर, क्योंकि दो बेसिस होता है, और एक हो सकता है लेबर कॉस्ट, ये दोनों में से हमें चूज करना चाहिए। तो बोलो कौन सा होगा, यूसेज वगैरह पढ़ के तुम लोग सोच के बताओ कि कौन सा होना चाहिए, लेबर आवर या फिर लेबर कॉस्ट होना चाहिए। आवरली बेसिस पे पे होता है, क्या लग रहा है, लेबर आवर होना चाहिए या लेबर कॉस्ट होना चाहिए? सेम आवरली वेज रेट पे हो जाएगा, मतलब टाइम मायने रख रहा है यहाँ पर, कि टाइम जितना होगा मैम उसमें मेरा, লেবার আওয়ারের উপর হবে। হ্যাঁ লেবার আওয়ারের ওপর হবে, কারণ এখানে টাইম মানে আমার লেবার কস্টটা তো ফিক্সড করাই আছে, এবারে টাইমটা বড় কথা না, মানে টাইমের সরি টাইমটা বড় কথা, কারণ আমি টাইম যতক্ষণ লাগবে আমার কস্টটা তার উপর डिपेंड করছে। मीन्स हमारा यहाँ पर जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रहा है आवर पे, है ना, कॉस्ट डिपेंड ऑन आवर। अगर कोई 10 घंटा काम करेगा तब मुझे 200 रुपया देना पड़ेगा, एग्जाम्पल, और कोई अगर 8 घंटा काम करेगा तो मुझे 160 देना पड़ेगा। तो मेरा कॉस्ट जो है वो ज्यादा मतलब मेजर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, मेजर इम्पैक्ट जो है वो टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड करके कॉस्ट चेंज हो रहा है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं हो रहा है। तो टाइम मेन बात है, अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा पैसा देना है, कोई कम काम कर रहा है तो कम पैसा देंगे। तो टाइम ओरिएंटेड हो गया ये वाला काम, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेबर आवर बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इसका भी हम लोग लिखते हैं, देखो लेबर आवर बेसिस पे होगा। ओवरहेड रेट पर लेबर आवर, तो टोटल कितना खर्चा है वो देखेंगे। डिपार्टमेंट ये वाला है लिथोग्राफिंग, ठीक है, लिथोग्राफिंग में 68,750 ये है खर्चा। और लेबर आवर बेसिस पे करेंगे तो आवर को चेक करो, 20,000 आवर। अब इसको डिवाइड कर देना है, तो रुपीस जितना आएगा पर आवर, तो 68,750 डिवाइडेड बाय 20,000 3.4375 है 3.4375, ठीक है। तो 3.4375 आवर्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। डिपार्टमेंट 3 जो कि एनग्रेविंग का डिपार्टमेंट है, वहां पर क्या काम होता है, हाउएवर हैज सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर, इसका मतलब पहले समझते हैं। यहाँ पर अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर है, मतलब सपोज हम लोगों ने यहाँ पर 3 क्लासेस ऑफ वर्कर रखा है, समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि स्किल्ड वर्कर का नॉर्मली ऐसा पार्ट होता है, स्किल्ड, ठीक है, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड ये क्लास हो गया, क्लास ऑफ वर्कर, ठीक है, स्किल, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर रखे हैं। ईच ग्रुप बीइंग पेड द सेम आवरली वेज रेट, ईच ग्रुप, ठीक है, ईच ग्रुप बीइंग पेड द सेम आवरली वेज रेट, मतलब स्किल्ड वाले को सपोज हम लोग दे रहे हैं ₹20 पर आवर, सेमी स्किल्ड वाले को ₹15 पर आवर, और जो अनस्किल्ड है उन्हें ₹10 पर आवर, ऐसा अगर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पहला वाला क्या था, इसके पहले वाले में हम लोगों ने सभी को सेम वेज रेट दिया था 20 20 20 20 करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
सेम वेज रेट किनको दे रहा है, जो सेम क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो भी स्किल्ड है, सपोज अगर ये पर्सन स्किल्ड है, ये पर्सन स्किल्ड है, तो इनको 20-20 मिलेगा। अगर ये सेमी स्किल्ड है ये दोनों, तो इनको 15 मिलेगा। ये अनस्किल्ड है तो इनको 10 करके मिलेगा। तो ग्रुप वाइज देखे तो सेम मिल रहा है, लेकिन सबका अगर देखे तो सबको सेम नहीं मिल रहा है। ये है ABCDEF, ठीक है। तो ABCDEF इनका अलग अलग वेजेस है, लेकिन अगर ग्रुपिंग वाइज देखे तो AB का रेट सेम है, ठीक है। अब जो जितना टाइम काम करेगा उतना मिलेगा, क्योंकि पेमेंट का बेसिस है आवरली, ठीक है। अब इतना सारा पैटर्न हम लोगों ने देखा, तो फिर से दो जगह पे हम लोग आके यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पॉइंट हमारे दिमाग में चल सकता है, या तो लेबर आवर बेसिस पे होगा या तो लेबर कॉस्ट बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है कि टाइम ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है? क्योंकि हमारे पास वेरियस क्लासेस ऑफ वर्कर है जिनका रेट लेकिन अलग अलग है, रेट अलग हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। टाइम बेसिस पे जरूर हो रहा है, लेकिन रेट मायने रख रहा है, रेट अलग हो जा रहा है। तो फिर क्या होना चाहिए, आवरली होना चाहिए या लेबर कॉस्ट बेसिस होना चाहिए? कॉस्ट होगा तो परसेंटेज में आंसर लिखेंगे। क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? मैम कॉस्ट হবে मैम কারণ আলাদা कॉस्ट আলাদা রয়েছে তো। हाँ, कॉस्ट হবে, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो इम्पैक्ट ज्यादा डाल रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास क्लासेस ऑफ वर्कर मान लो स्किल्ड वाले ज्यादा है, हम लोग हमारा जो काम है उसके हिसाब से अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड कम है, तो उसमें मेरा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो अनस्किल्ड वाला ज्यादा है तो कॉस्ट इम्पैक्ट ला रहा है, सिर्फ टाइम से नहीं, क्लासेस ऑफ वर्कर से भी। तो ये पॉइंट देखने में एक जैसा है लेकिन बिल्कुल एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो हमें लेबर कॉस्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट रेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेट नहीं होता है, जब भी कॉस्ट का बात होगा तो हम लोग परसेंटेज में आंसर कैलकुलेट करेंगे। ओवरहेड परसेंटेज ऑन वेजेस, वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक ही बात है, क्योंकि लेबर का कॉस्ट को ही वेजेस बोला जाता है। तो देखो 1,20,000 फैक्ट्री ओवरहेड, और यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ले रहे हैं तो 80,000 इंटू 100 जितना होगा 150 150%, तो इतना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना जो ओवरहेड है उसको देख सकते हैं कि हमें क्या लगाना चाहिए। जैसे इनसे भी गलती हुआ था, इन्होंने सेम लगा दिया था हर जगह पे, नहीं, हमारा किस बेसिस पे काम हो रहा है, हम लोग किस पे ज्यादा डिपेंड है, मशीन पे डिपेंड है, लेबर के टाइम पे डिपेंडेंट है, लेबर के कॉस्ट जो है उस वो पे हो रहा है, उस पे डिपेंड है। कैसे हम लोग डिपेंड है उसके हिसाब से हमारा ओवरहेड हमें चूज करना चाहिए, नहीं तो कॉस्टिंग गलत होगा, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग गलत होगा या सर्विस का कॉस्टिंग गलत होगा, तो वो सेलेबल नहीं रहेगा मार्केट में, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से हम ये देखो यहाँ पर क्या क्या पूछा था, एन एनालिसिस टू एडवाइज द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रेट्स टू बी यूज्ड इन दिस डिपार्टमेंट, जो हम लोगों ने किया, एंड कंप्यूटेशन ऑफ द रेट्स रिकमेंडेड। तो ये एक ही साथ हम लोगों ने कर लिया कि क्या क्यों कौन सा रेट यूज कर रहे हैं और कितना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बेसिकली बजट में हम लोगों ने ऐसा देखा हुआ है, मतलब बजट कॉस्टिंग जब करोगे तो वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने नॉर्मल जो नॉलेज है कॉस्टिंग का उससे भी कर सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, फॉर ए डिपार्टमेंट द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट इज 2.5 पर आवर, ठीक है। एक डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड रेट है वो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट 2.5 पर आवर, ठीक है। मतलब आवरली ओवरहेड रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब आवरली दो तरह से ही होता है, या तो मशीन बेसिस पे होता है या तो लेबर बेसिस पे होता है, जो भी हो, जो भी बेसिस पे हो वो तो हमें बोला नहीं है, लेकिन ओवरहेड रेट बता रखा है 2.5 पर आवर। एंड द ओवरहेड अलाउंसेस आर, मतलब ओवरहेड का खर्चा क्या होता है, अगर एक्टिविटी लेवल आवर्स में अगर 3000 आवर्स काम होता है तो ओवरहेड हो सकता है बजटेड, ठीक है, मतलब एस्टिमेटेड 10,000। अगर एक्टिविटी लेवल 7,000 हो जाएगा तो ओवरहेड 18,000 हो सकता है। अगर एक्टिविटी लेवल 11,000 हो जाएगा तो ओवरहेड 26,000 हो सकता है। हमें बोला है कि फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। मतलब ओवरहेड तो हमारा
ओवरहेड का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था, ठीक है। ओवरहेड का क्लासिफिकेशन जो है वो दो तीन तरीके से हो सकता है। एक तो उसके फंक्शन के बेसिस पे, जैसे कि तुम लोग कॉस्ट शीट में लिखते हो फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब जिन्होंने क्लास किया हुआ है पहले, अगर याद आ रहा है तुम लोग को, या फिर कॉपी में भी चेक करके देख सकते हो। वैसे तो ओवरहेड का फंक्शन बेसिस पे होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा नेचर बेसिस पे भी ओवरहेड था, जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। ऐसे चार टाइप का था, फंक्शन, नेचर, एलिमेंट और कंट्रोल। कंट्रोलेबल ओवरहेड, अनकंट्रोलेबल ओवरहेड, और एलिमेंट बेसिस पे था। एलिमेंट तो तीन ही होता है, मेटेरियल, लेबर और मेटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से हमें फिक्स्ड कॉस्ट बोल रखा है, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब है वही ओवरहेड का बात ही हो रहा है, ठीक है। तो हमें फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करके बताना है कि यहाँ पर कितना है। तो ये जो है, ये जो ओवरहेड है, तो इसका मतलब इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही इंक्लूडेड है। हमें बताना पड़ेगा कि फिक्स्ड क्या है। तो फिक्स्ड खर्चा क्या होता है? देखो, फिक्स्ड खर्चे का मतलब जो एक्टिविटी के लेवल चेंज होने पे चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो रेंट, ठीक है। रेंट का खर्चा 3000 आवर काम होने से भी जितना होगा, 7000 आवर काम होने पे भी जितना होगा, 11,000 आवर्स काम होने पे भी उतना ही होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी का चेंजेस पे अगर मेरा खर्चा थोड़ा भी चेंज होता है तो वो वेरिएबल के वजह से होगा। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, अगर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ज्यादा मशीन चलेगा तो ज्यादा यूज होगा, कम मशीन चलेगा तो कम यूज होगा, ठीक है। अगर हम लोग और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वेरिएबल हो सकता है। इसके अलावा प्रोडक्शन के साथ जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा देख लो, ठीक है। रॉ मटेरियल का खर्चा भी होगा कि अगर हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होगा, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम रॉ मटेरियल यूज होगा। तो इस तरह से जो चेंज होगा एक्टिविटी लेवल पे वो वेरिएबल हो जाएगा, और जो चेंज नहीं होगा वो हमारा फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी हिसाब से यहाँ पर बोला है, ये जो खर्चे का लिस्ट दिया हुआ है, बताओ कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है। हम लोग चेंज देखते हैं, कोई भी दो में हम लोग चेंज देख सकते हैं, हम दोनों ही करके दिखा देंगे कि आंसर सेम ही आएगा। जैसे हम लोग पहले ये दोनों पे कंसिडर करके देखते हैं, इसको हटा देते, ठीक है, ये हटा देते, ये दोनों पे कंसिडर करते हैं कि अगर एक्टिविटी लेवल 3000 से 7000 हो जाता है तो कितना चेंज हुआ। 3000 से 7000 का मतलब कितना चेंज हुआ, 3000 घंटा तो काम हो ही रहा था, अभी बोल रहे 7000 घंटा काम हो रहा है, तो कितना एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ, 4000, ठीक है। 4000 आवर एक्टिविटी लेवल चेंज हो गया, इंक्रीज हुआ। तो ओवरहेड क्या है, ओवरहेड चेंज कितना हो रहा है, खर्चा कितना चेंज हुआ, तो खर्चा चेंज हो रहा है 18,000 माइनस 10,000, तो 8,000 का खर्चा चेंज हो गया। अब खर्चा कब चेंज होगा, एक्टिविटी लेवल पे अगर खर्चा चेंज हो रहा है तो वो वेरिएबल खर्चा है कि फिक्स्ड खर्चा है, बताओ। अगर एक्टिविटी लेवल चेंज होने पे खर्चा जो भी चेंज हुआ ओवरऑल में, तो ये क्यों हुआ, ये वेरिएबल खर्चा है तभी चेंज हुआ या फिक्स्ड है तभी चेंज हुआ, बोलो। चेंज वेरिएबल में। वेरिएबल, तो वेरिएबल ओवरहेड कितना हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कितना होगा। तो चेंज कितना हुआ, एक्टिविटी लेवल 4000 घंटा चेंज होने पे 8000 का खर्चा चेंज हो गया, मतलब ₹8000 जो है खर्चा बढ़ जाता है अगर हम लोगों का एक्टिविटी लेवल जो है वो 4000 आवर हो जाता है। मतलब इसको यूनिटरी मेथड में लिखेंगे तो ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये देखो 4000 घंटा ज्यादा काम होने पे, 4000 घंटा काम इंक्रीज होने पे जो एक्सपेंस है वो 8000 इंक्रीज हो जाता है। तो फॉर 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, 8000 डिवाइडेड बाई 4000, ठीक है। ₹8000 डिवाइडेड बाई 4000 आवर, तो कितना हो जाएगा, ₹2 पर आवर, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड हो गया ₹2 पर आवर। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं ₹8000 और 4000 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर होगा आवर तो ₹2 पर आवर।
₹2 करके वेरिएबल ओवरहेड है, ठीक है, ₹2 करके वेरिएबल ओवरहेड है। और वेरिएबल ओवरहेड हमेशा पर यूनिट पे कभी चेंज नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल मान लो ₹15 पर यूनिट करके है, अगर ₹15 पर यूनिट करके है तो पर यूनिट कभी नहीं चेंज होगा, टोटल चेंज हो सकता है। अगर हम लोगों ने 20 यूनिट यूज किया तो वो भी इंटू 15 होगा, अगर 10 यूनिट यूज किया तो वो भी इंटू 15 होगा। जो वेरिएबल खर्चा होता है इसका देखो, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट फिक्स्ड होता है, बट टोटल में वेरी करता है, ठीक है, टोटल में वेरी करता है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, पर यूनिट वेरी करता है और टोटल में फिक्स्ड होता है। कैसे? जैसे देखो रेंट, ठीक है, रेंट मान लो किसी एक रूम का है सपोज 10,000, अगर उस रूम में मान लो 3 फ्रेंड रह रहे हैं, ठीक है, तो तीन नहीं, इसको 2 कर देते हैं, 2 फ्रेंड अगर रह रहे हैं तो 5-5 हजार करके देंगे, ठीक है। तो ये देखो पर यूनिट चेंज हो गया, अगर एक जन रह रहा है तो उसको 10,000 देना पड़ेगा। और अगर मान लो यहाँ पर 4 जन रह रहा है, ठीक है, तो 4 जन रहने से कितना देना पड़ेगा, 4 जन रहने से 2500 करके देना पड़ेगा। तो ये देखो रेंट एक फिक्स्ड खर्चा है जो कि पर यूनिट में वेरी कर गया। एक जन है तो 10,000 देगा, 2 जन है तो 5-5 हजार देगा, 4 जन है तो 2,500 करके देगा, बट टोटल में चेंज नहीं हो रहा है, 10,000 का ही पोर्शन जो है इधर उधर होते जा रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में वेरी जरूर करता है लेकिन टोटल में फिक्स्ड रहता है। और वेरिएबल कॉस्ट का देखो पर यूनिट फिक्स्ड है, ₹15 करके इलेक्ट्रिक बिल है, लेकिन टोटल वेरी कर जाएगा डिपेंड ऑन द कंजम्पशन, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें वेरिएबल और फिक्स्ड का ये भी पता होना चाहिए। अब हमारा ₹2 पर यूनिट करके जब आया है इसका मतलब ये है कि ये फिक्स्ड है, पर यूनिट में ₹2 ही होगा क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है वेरिएबल तो निकालने नहीं बोला था, हमें बोला था बताओ कि फिक्स्ड खर्चा कितना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू, तो यहाँ पर जितने भी खर्चे दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें फिक्स्ड पोर्शन भी है वेरिएबल पोर्शन भी है, यहाँ पर भी फिक्स्ड पोर्शन है वेरिएबल है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोग को फिक्स्ड से वेरिएबल, इससे वेरिएबल हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। अब फिक्स्ड प्लस वेरिएबल से वेरिएबल हटा दो, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल से वेरिएबल हटा दो, फिक्स्ड ही आएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, कोई भी एक एक्टिविटी लेवल ले लो, टोटल कॉस्ट कितना है 10,000, हम 3,000 वाला ही ले रहे हैं 10,000, ठीक है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना है ₹2 पर आवर बेसिस पे, तो 10,000 जब टोटल कॉस्ट है तो कितना घंटा काम हो रहा है 3,000 आवर, ठीक है। तो 3,000 आवर काम हो रहा है और 1 घंटा काम होने पे वेरिएबल कॉस्ट होता है ₹2 का, तो 3,000 का घंटा काम होने से वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज का। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 4,000। तो फिर तुम लोग ये सोच सकते हो क्या सभी से यही आंसर आएंगे, बिल्कुल सभी से यही वाले आंसर आएंगे, देख सकते हो। जैसे देखो अगर हम लोग ये फिक्स्ड कॉस्ट ये वाला यूज करते तो भी सेम आंसर आएगा। देखो 18,000 टोटल कॉस्ट, उससे माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट फिक्स्ड है तो इस एक्टिविटी लेवल पे भी ₹2 करके ही होंगे। और कितना घंटा काम हो रहा है 7,000, तो देखो 18,000 माइनस 14,000 तो कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है। यहाँ भी 4,000 आंसर आएगा, इसको यूज कर लो देन ऑल्सो 4,000, 26,000 हो गया टोटल कॉस्ट। इससे हम लोग माइनस कर देंगे अपना वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट फिक्स्ड होता है तो ₹2 यहाँ भी होगा, लेकिन कितना टाइम काम हुआ है 11,000 आवर, तो 26,000 माइनस 22,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 4,000, 4,000 फिक्स्ड कॉस्ट। किसी से भी कैलकुलेट करो 4,000 ही आएगा, तुम लोग चेक करके देखो, चेक क्या करना है मैंने तो सारा ही चेक करवा दिया, ठीक है। कोई भी लेके देख सकते हो, सभी में 4,000 आएगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। अच्छा, अब और एक चीज भी बता देते हैं, देखो जैसे मैंने 3,000 और 7,000 का चेक किया था, उससे ₹2 आया था। क्या हम लोग किसी और 2 एलिमेंट को लेंगे तो भी ₹2 आएगा? हाँ ₹2 ही आएगा। देखो जैसे ये 2 एक्टिविटी लेवल पे चेंजेस देखो, 26,000 और 18,000 खर्चे का चेंजेस, तो 26 माइनस 18 ये होता है 8,000, ठीक है। और एक्टिविटी लेवल चेंज कितना हो रहा है 11,000 माइनस 7,000, तो
8,000 माइनस 7,000 करके देखो 4,000 हो रहा है, ठीक है। डिवाइड करो 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000, रुपीज 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 आवर, तो ये भी 2 रुपया ही आएगा। क्या हम लोग 3,000 और 11,000 को कंपेयर करेंगे तब भी उतना ही आएगा? तभी भी उतना आएगा। 10,000 और 26,000 डिफरेंस 16,000, और 11,000 और 3,000 डिफरेंस 8,000, ये देखो 2 रुपया आएगा। क्या हम लोग 7,000 और 7,3 दिखा दिया, 3,11 भी दिखा दिया, 7,11 लगभग सारा ही दिखा दिया, और अगर कुछ रहता है तो तुम लोग चेक करके देख सकते हो, 2 रुपीज ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो निकाल लिया, ठीक है। ये हम लोग बिल्कुल कॉस्ट के बेसिक जो किया है उसी से समझ सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या होता है, वेरिएबल का नेचर क्या होता है, उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो हमारा बेसिक क्वेश्चन था। अब ओवरहेड का क्वेश्चन आता है। यहां पर बोला है द स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन वर्कड आउट। ये जो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट इन्होंने वर्कड आउट किया है, मतलब कैलकुलेट किया है 2.50, बोल रहा है कि कौन से एक्टिविटी लेवल पे ये कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। कौन से एक्टिविटी लेवल पे ये कैलकुलेट हुआ है ये पूछ रहा है। द स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल, कौन सा लेवल होगा एक्टिविटी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन वर्कड आउट, जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ये 2.50 कैलकुलेट किया गया है। तो ये 2.50 कैसे कैलकुलेट किया होगा? टोटल ओवरहेड जो भी है डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर बेसिस, ठीक है। तभी तो ओवरहेड का रेट आएगा। जो हम लोगों ने 6 मेथड सीख रखा है तभी तो ओवरहेड का रेट आएगा, ठीक है। तो ओवरहेड का रेट दिया हुआ है 2.50, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड और वेरिएबल नेचर में डिवाइड किया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हमें वेरिएबल ओवरहेड रेट पता चल गया, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट इज ₹2.50 पर आवर एंड वेरिएबल ओवरहेड रेट इज ₹2 पर आवर। देयरफॉर फिक्स्ड ओवरहेड रेट, हम लोग अलग अलग कर लेते हैं दोनों रेट को। फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज 2.50 माइनस 2, 0.50 पर आवर, ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड रेट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को बोला है कि कौन से एक्टिविटी लेवल पे ये वर्कड आउट किया गया था, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल at which the rate has been determined is, देखो ये फिक्स्ड ओवरहेड रेट है तो हम लोग फिक्स्ड से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड रेट है 0.50 पर आवर, मतलब 1 घंटा काम करने पे फिक्स्ड ओवरहेड लगता है 0.50, और फिक्स्ड ओवरहेड पे खर्चा कितना होता है? खर्चा होता है 4,000 रुपीज, 4,000 फिक्स्ड कॉस्ट है रुपीज 4,000, ठीक है। तो 1 घंटा काम करने पे अगर फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड 0.50 होता है, देखो यूनिटरी मेथड देखो कि अगर 1 आवर काम करने पे फिक्स्ड ओवरहेड रेट होता है 0.50, ठीक है। तो इस तरह से अगर 0.50, तो अगर 4,000 रुपीज का फिक्स्ड ओवरहेड हो रहा है, ये तो फिक्स्ड ओवरहेड है जिसको हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट तो दो तरह का होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वाला ही बात हो रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड का बात हो रहा है। ये जो कॉस्ट है ये ओवरहेड है। तो यहाँ पर 4,000 अगर फिक्स्ड ओवरहेड हो रहा है, 4,000 क्या है? ये है फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। तो फिर कितना टाइम काम करने से 4,000 रुपीज का खर्चा होगा? तो ये टाइम निकलने से ये एक्टिविटी लेवल निकल जाएगा, ठीक है, जिसमें ये रेट डिटरमाइन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 50 पैसा खर्चा होगा 1 घंटा काम करने से, तो अगर 4,000 खर्चा हो रहा है तो कितना घंटा काम हुआ होगा? तो यूनिटरी मेथड में ऐसा हो जाएगा 0.50 खर्चा हो रहा है 1 आवर के लिए, तो 1 रुपया 1 पैसा खर्चा हो जाएगा 1/0.50 के लिए यूनिटरी मेथड। तो 4,000 के लिए कितना हो जाएगा? 4,000 डिवाइडेड बाय 0.50, तो वही करना है हम लोगों को, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। तो ये हो गया ₹4,000 डिवाइडेड बाय ₹0.50 पर आवर। तो एक्टिविटी लेवल जो है
वो आ जाएगा। तो डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 8,000 होगा शायद, क्योंकि 50% है, 4,000 का डिवाइडेड बाई 50% है, तो 8,000 होना चाहिए, 8,000 आवर्स। तो 8,000 आवर्स एक्टिविटी लेवल पे ये रेट जो है, स्टैंडर्ड रेट जो है वो डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, पहले कुछ बेसिक सा पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद ये ओवरहेड रिलेटेड दिया हुआ था। अच्छा दीदी टू लास्ट पेज है। होएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो 17, ये भी छोटा सा है क्वेश्चन। इन ए सर्टेन फैक्ट्री 3 प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट मेटेरियल्स। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट बनता है, देखो नाम दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ठीक है, लेकिन तीनों में मेटेरियल जो है वो अलग अलग लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब मेटेरियल एक मैटर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक मतलब अच्छा इम्पैक्ट है मेटेरियल का, क्योंकि डिफरेंट मेटेरियल यूज करना पड़ेगा बाय सिमिलर प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस सेम है। मेटेरियल अलग यूज हो रहा है, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, फॉर ए टिपिकल पीरियड प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर, तो किसी एक पीरियड का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है, मेटेरियल का खर्चा दे रखा है 1600, 2800, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1200, 1400, ओवरहेड एक्चुअली हुआ है 800, 650 और 350। तो ओवरहेड इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है कि पॉइंट 1 बोल रहा है कि ओवरहेड को चार्ज करना है हमें प्राइम कॉस्ट बेसिस पे। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट पे 25% चार्ज करने के लिए बोला है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट जो है ये आया नहीं है। पहला पॉइंट बोला है कि ओवरहेड इज चार्ज, ओवरहेड को चार्ज करो टू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट में ओवरहेड को चार्ज करो अकॉर्डिंग टू 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये पहला क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। तो प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग करने के लिए बोला है ओवरहेड को चार्ज, तो हम लोग प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेटेरियल, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ठीक है, तो मेटेरियल देखो क्या क्या है, 1600, 2000 और 800। ठीक है, ये मेटेरियल। अगर प्राइम कॉस्ट निकालना है तो ऐड करेंगे लेबर, ये सब ऑब्वियसली डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट ही दिया हुआ है, 1200, 1000 और 400, 1200, 1000 और 400। तो टोटल कर लेते हैं, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा 2800, 3000, 1200। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट पे कितना चार्ज करने बोला है, 25%, तो ओवर एट एट द रेट ऑफ 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट पे 25% चार्ज करना है, तो प्राइम कॉस्ट ये हो गया, इस पे 25% चार्ज कर देते हैं, तो इंटू 25% 700 हो जाएगा, 3000 पे 25%, ये 750 हो गया, और 1200 पे 25%, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरहेड हो जाएगा अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट बेसिस पे चार्ज करते हैं तो। ठीक है, 25% बेसिस पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था तो हम लोगों ने चार्ज कर दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है, डू यू सी एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रिंसिपल इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड, क्या प्राइम कॉस्ट पे हम लोगों ने जो चार्ज किया क्या ये सही है। तो तुम लोग अपने कॉपी में ये देखो कि प्राइम कॉस्ट कब अप्लाई होता है, तो मैंने अभी आज ही लिखवाया है, प्राइम कॉस्ट तब अप्लाई करना चाहिए जब हम लोगों का मेटेरियल और लेबर दोनों का इम्पैक्ट जो है बराबर होता है। ठीक है, ये देखो
when direct material cost and direct labor cost have equal importance, ठीक है, मतलब अगर मेटेरियल का 50 रुपया खर्चा हो रहा है तो लेबर में भी 50 रुपया खर्चा हो रहा है, दोनों का इम्पैक्ट जो है वो अगर इक्वल है तभी जाके हमें डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट क्या होगा, क्या ये सही है? देखो पहला बात है कि मेटेरियल अलग अलग यूज हो रहा है लेकिन प्रोसेस सिमिलर है, तो लेबर एक ही तरह का काम कर रहे हैं जबकि मेटेरियल अलग अलग हो रहा है, क्या यहाँ पर मेटेरियल और लेबर का इम्पैक्ट एक जैसा है? अगर खर्चे में भी देखो तो मेटेरियल 1600 2800 जबकि लेबर का कॉस्ट 1200 1400, मतलब इससे बिल्कुल आधा। मेटेरियल अगर 800 रुपए का खर्चा हो रहा है तो लेबर 400, मेटेरियल 2000 का खर्चा कर रहे हैं तो लेबर 1000, मेटेरियल अगर 1600 हो रहा है तो लेबर 1200। तो क्या प्राइम कॉस्ट बेसिस पे जो हुआ है क्या ये सही है? क्या प्राइम कॉस्ट का जो प्रिंसिपल है जिस वजह से प्राइम कॉस्ट चार्ज करना चाहिए क्या वो हो रहा है? क्या हमें प्राइम कॉस्ट चार्ज करना चाहिए? मतलब ये सही है कि गलत है, क्या लग रहा है? और अगर गलत है तो कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए, वो 6 में से बताओ, 6 में से कौन सा डायरेक्ट मेथड मटेरियल है? डायरेक्ट मटेरियल का হবে। प्राइम कॉस्ट तो नहीं होगा क्योंकि प्राइम कॉस्ट होना ही नहीं चाहिए। प्राइम कॉस्ट तब होना चाहिए ना जब मटेरियल लेबर का इम्पैक्ट बराबर हो। तो यहाँ पर तो किसी भी ना तो मतलब रुपीस में देखो तो इम्पैक्ट बराबर लग रहा है, ना तो इनके टास्क में देखो तो बराबर लग रहा है, क्योंकि मटेरियल सिमिलर टाइप का यूज नहीं हो रहा है जबकि प्रोसेस सिमिलर है, ठीक है। यानी लेबर एक ही तरह का काम कर रहा है जबकि मटेरियल अलग अलग टाइप का आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, प्राइम कॉस्ट तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमें यूज करना ही है तो हमें यूज करना चाहिए मटेरियल का, ठीक है, क्योंकि मटेरियल यहाँ पर मेन इम्पैक्ट है, ठीक है, इसीलिए मटेरियल वाला यूज करना चाहिए। तो इफ सो सजेस्ट ए प्रेफरेबल मेथड, तो हमें मेथड बताओ। तो मेथड क्या हो जाएगा, मटेरियल के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से since different, तुम लोग को लिखना तो नहीं पड़ेगा एमसीक्यू में, लेकिन पता होने से तुम लोग अपना टिक करने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो ये लिख लो ताकि आंसर याद रहे क्यों हम लोगों ने ऐसा किया था। सिंस डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, इट इज एडवाइज्ड, इट इज एडवाइजेबल लिख देते हैं, इट इज एडवाइजेबल, प्रेफरेबल and appropriate to use the method of absorbing overhead on the basis of percentage of material instead of percentage on prime cost, ठीक है। प्राइम कॉस्ट की जगह हमें परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट यूज करना चाहिए, ये ज्यादा सही होगा, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट यूज करते हैं तो कितना हो जाएगा वो भी हम लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी में कितना कितना चार्ज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ए के लिए हो जाएगा, ओवरहेड है, देखो प्रोडक्ट ए में कितना आया था 700 750 300 पहले वाले रेट से, ठीक है। तो ये प्री डिटरमाइंड हो गया, मतलब बजटेड हो गया 700, ये बजटेड ही हमें लेना है। देखो यहाँ पर एक एक्चुअल भी दिया हुआ था लेकिन एक्चुअल तो हमें नहीं लेना होता है ना, बजटेड लेना होता है। तो बजटेड ये जो हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट बेसिस पे सोचा था कि ऐसे करेंगे तो इतना होगा। तो बजटेड डिवाइडेड बाय ये हो गया टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, ठीक है। बेसिस मटेरियल ले रहे हैं तो प्रोडक्शन सॉरी प्रोडक्ट ए का मटेरियल खर्चा 1600 और दूसरा वाला 2000 और 800, तो 1600 2000 और 800 इंटू 100 परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 700 1600 इंटू 100 43.75%,
37.5%। ये भी 37.5% आ रहा है। ये दोनों सेम आया, ठीक है, ये दोनों सेम आया है बाई चांस फॉर कैलकुलेशन, जो मतलब डेटा है उसके हिसाब से, इसीलिए वैसे ये दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन सेम से कोई मतलब नहीं है हमें, हम लोगों ने ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट बेसिस पे किया है, तो उस पे जैसा आंसर आएगा वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें पूछा नहीं था कि कैलकुलेट करके दिखाओ, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और ये प्रेफरेबल मेथड कौन सा होगा वो बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट दिन हम लोगों ने कर लिया था, 19 नंबर भी लास्ट दिन कर लिया था, ठीक है। और 20 नंबर जो है इसका अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, ये अभी हम लोगों ने किया नहीं है, ये करने से हम लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, 17 कर लिया, 15, ये नंबर का है 14, 13। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख सकते हैं हम लोग। देखो इलास्ट्रेशन 13 में क्या बोला है, सेल्फ हेल्प लिमिटेड हैज gensets and produced its own power data for power cost are as follows, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, हैज, ये लोग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इनका अपना पावर डेटा, ठीक है, फॉर पावर कॉस्ट एज फॉलोज। तो देखो क्या क्या बोल रहा है, हॉर्स पावर आवर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है, ए बी, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, एक्स वाई, हॉर्स पावर आवर्स, ठीक है, कितना हॉर्स पावर लगता है वो बताए, ये आवरली बता रहा है, ठीक है, हॉर्स पावर कितना यूज हो रहा है, नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, मई मंथ में कितना कैपेसिटी प्रोडक्शन के लिए कितना कितना हॉर्स पावर यूज हुआ है वो बताया है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई कॉस्ट फॉर जनरेटिंग पावर, ये लोग खुद ही पावर जनरेट करता है, तो मई के महीने में पावर जनरेट करने का जो कॉस्ट है वो कितना लगा है, 9300, ऑफ दिस 2500 वाज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड। तो टोटल खर्चा लगा है पावर जनरेट करने में इन द मंथ ऑफ मई 9300, ठीक है, जिसमें से 2500 जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, कितना भी प्रोडक्शन करे फिक्स्ड है, इसका मतलब है जितना भी प्रोडक्शन क्यों ना कर ले इतना खर्चा तो होना ही होना है, ठीक है, 2500 जो कि फिक्स्ड है। डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट, ये तो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो ये दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस रेंडर कर रहा है, अदर डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन को तो करेगा ही, वाई को भी कर सकता है, तो बोला है देखो टू अदर डिपार्टमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 13:6:1, मतलब तीनों को ही कर रहा है, देखो प्रोडक्शन को तो करेगा बोल के ही इनको रखा गया है और वाई को भी सर्विस दे रहा है। while y render services at a and b in the ratio of 31:3, y जो है वो सिर्फ और सिर्फ a और b को सर्विस रेंडर कर रहा है, मतलब वन डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से अगर देखो, वाई की तरफ से अगर देखो तो वन डायरेक्शन, मतलब एक्स और वाई का अंदर जो सर्विस इंटरचेंज हो रहा है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने सेकेंडरी मेथड भी किया हुआ है, तो यहाँ पर देखो वन डायरेक्शन है, तो वन डायरेक्शन क्या, एक्स वाई को सर्विस दे रहा है लेकिन वाई से सर्विस नहीं ले रहा है। गिवन दैट द डायरेक्ट लेबर आवर इन द डिपार्टमेंट ए एंड बी आर 1650 आवर्स एंड 2175 आवर्स, ये डायरेक्ट लेबर आवर ए और बी में जितना टाइम काम हुआ है, फाइंड द पावर कॉस्ट पर लेबर आवर इन ईच ऑफ दिस टू डिपार्टमेंट, हमें लेबर पावर कॉस्ट पर लेबर आवर कैलकुलेट करने बोल रहा है, ठीक है, मतलब 1 घंटा लेबर काम करने से कितना पावर कॉस्ट लगेगा उसका कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग apportionment of power cost and computation of cost per
आवर। पीछे ही कर लेते हैं, यहाँ पर ये लिख दिया, पीछे कर लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पर हम लोग पावर कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे और कॉस्ट पर आवर को भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर खर्चा जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। एक तो है फिक्स्ड कॉस्ट और एक हो जाएगा वेरिएबल, क्योंकि फिक्स्ड हमें बता दिया है तो जो बचेगा वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर बेसिस और डिपार्टमेंट। यहाँ पर टोटल खर्चा लिखेंगे, डिपार्टमेंट चार है, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी और दो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई, ठीक है। तो हम लोग पहले खर्चे का नाम लिख लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली हम लोग के पास लिस्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट नहीं है, टोटल खर्चे का दो पार्ट दे दिया है, ठीक है, बिहेवियरल नेचर के हिसाब से। एक है फिक्स्ड कॉस्ट और यहाँ पर हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें 2500, ये क्वेश्चन में ही बता रखा है, ठीक है। 2500 टोटल है 9300, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, वेरिएबल 9300 माइनस 2500, तो वेरिएबल पता चल जाएगा, माइनस कर लेते हैं 9300 माइनस 2500, 6800, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब ये खर्चा हमें करना क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, जब हम लोग ये 2500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चारों के चारों डिपार्टमेंट में करेंगे, और जब 6800 को करेंगे तब भी करेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खर्चा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा यहाँ पर सूटेबल बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है, हॉर्स पावर आवर्स 10,000 20,000, कौन से डिपार्टमेंट में कितना हॉर्स पावर यूज होता है, ठीक है। तो 10,000 20,000 12,000 8,000, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है उस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 हटा देते हैं, 30 यहाँ से 30 यहाँ से 30 यहाँ से 30। अब ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 2 6 12, 10 5, तो 5:10:6:4, या फिर ये जो है ये भी लिख सकते हैं 10 20 12 8, ये भी लिख सकते हैं 10 20 12 8, 10 20 12 और 8। ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हॉर्स पावर आवर, हॉर्स पावर आवर्स, ठीक है। तो इसका टोटल कितना होगा, 10 और 20 30, 30 प्लस 20 ये 50 हो गया, तो 2500 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10, तो ये 500 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटू 20 तो 1000 होगा, 600 होगा, 400 होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन, ये देखो ये क्या दिया हुआ है, नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। तो वेरिएबल खर्चा क्या होता है, वेरिएबल खर्चा जितना यूज करेंगे उसके ऊपर वेरी करता है। अगर यूसेज के ऊपर दिया हुआ है, देखो ये जो दिया हुआ है बोल रहा है कि ये क्या है, हॉर्स पावर मतलब जितना लगेगा जो डिपार्टमेंट में, यहाँ पर बोल रहा है कैपेसिटी प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उस रिगार्डिंग। अब ए का जितना कैपेसिटी है वो इतना प्रोड्यूस करेगा, बी का जितना है उतना करेगा, एक्स को जितना कैपेसिटी वो सर्विस दे पाएगा उतना पावर यूज करेगा, वाई अपने हिसाब से करेगा। मतलब कैपेसिटी प्रोडक्शन के हिसाब से ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, क्योंकि प्रोडक्शन चेंज होने पे, कैपेसिटी चेंज होने पे तो खर्चा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बेसिस है ये हम लोग वेरिएबल खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन, तो ए डिपार्टमेंट में 8000 हॉर्स पावर का यूसेज हुआ था इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। तो ये इस तरह से वेरी किया, इसमें 8000 13 7 और 6, लेकिन फिक्स्ड इतना इतना होता है। तो ये फिक्स्ड खर्चे के लिए हो गया। अब ये वेरिएबल खर्चे के लिए यूज करेंगे ये बेसिस 8, ये देखो 330 हटा दो, तो 8 13 7 6, ठीक है, 8 13 7 6, 8 13 7 और
6, ठीक है। और बेसिस क्या लिखेंगे? कैपेसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज्ड, जितना कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने का उतना यूज हुआ है, तो इतना इतना यूज हुआ है, तो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 7 13 होता है, 13 और 13 1600, 2600, 2400 और 1200। अच्छा 1600, 2600, 1400, 1200, ठीक है सर। अच्छा अब हम लोग टोटल कर लेते हैं, फिर हो गया डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया हम लोग का, टोटल कर लो। 2100, 3600, 2000, 1600, और ये टोटल 0 0 8 और 5 3 13 8 8 8 नहीं 9 होगा शायद, तो 9 हो रहा है, हाँ 9 हो रहा है, 9300, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब अगर डिपार्टमेंट में सर्विस अलग अलग हो रहा है, सर्विस अलग अलग का मतलब सॉरी सर्विस अलग बोल रहा है, अगर सर्विस डिपार्टमेंट इनको हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो ये अपना खर्चा इनमें अपोर्शन करेगा। अब एक्स जो है वो तो वाई से भी सर्विस ले रहा है, ठीक है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अब होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा यूज करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स कैसे अपना खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 13:6:1 के बेसिस पे, ठीक है, 13:6:1, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव दिखाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, ये टोटल वाला है, हाँ इसको नहीं करना है हमें, इसको छोड़ के ऐसे यहाँ पर कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये 4 जगह पे होगा, 13 + 6 + 1 20, 1300, और ये 600, और ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं, तो ये हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, ठीक है, मेथड तो बहुत सारा सीखा था, डायरेक्ट मेथड करते हैं जो सबसे जल्दी होता है। तो यहाँ पर 1700, यहाँ पर हो गया, नहीं डायरेक्ट मेथड तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं कि कौन अगर एक्स और वाई मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर अगर না এটা सर्विस স্টেপ ডিস্ট্রিবিউশন রিপোর্ট হচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা স্টেপ ডিস্ট্রিবিউশন করছি আমরা, ডাইরেক্টটা তো হবে না, কারণ ডাইরেক্টে হচ্ছে দুটো সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট একে অপরকে যদি ডিস্ট্রিবিউট করে সার্ভিস, সেটা আমরা ইগনোর করে দিই, তাহলে এখানে তো ইগনোর করতে পারবো না, কারণ একটা সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট অন্যকে দিচ্ছে, তাহলে সার্ভিস কিন্তু ওয়ান ওয়ে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, তাহলে সেকেন্ড মেথড যেটা ছিল আমাদের স্টেপ ডিস্ট্রিবিউশন মেথড, এইটা করবো আমরা, ঠিক স্টেপ ডিস্ট্রিবিউশন মেথড হচ্ছে এটা। আচ্ছা এবার এটা হয়ে গেল 4 और 3400। अच्छा अब इसके बाद दूसरा वाला कॉस्ट ऑफ वाई, वाई किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 31 और 3, 31:3। अच्छा तो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वाई यानी 1700, इसमें तो नहीं आएगा इन दोनों का, 1700 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 31, 1550, 150। अब ये नील हो गया, ये नील हो गया, ये टोटल हो जाएगा 150 और 4200, 4350, और ये वाला हो गया 3400, 1550, 4950, 4950। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बट क्वेश्चन ये नहीं था कि प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्वेश्चन क्या बोला था? देखो क्वेश्चन में बोला था फाइंड द पावर कॉस्ट, मतलब ये जो पावर जनरेट कर रहा है उसका कॉस्ट कितना होगा पर लेबर आवर, तो लेबर आवर बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए और बी दोनों डिपार्टमेंट में कितना लेबर आवर काम हुआ है वो गिवन है, 1650 आवर्स और 2100 750 आवर्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेबर आवर्स, तो ये डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स है 1650, और यहाँ पर है 2175,
अच्छा, तो देखो ये दो तो होगा नहीं, ये तो ब्लैंक करना ही हमारा काम है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा नील कर देना चाहिए, जो कि हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब 4950, और ये सब क्या आया, ये सब तो रुपीज में आया हुआ है। ठीक है, ये रुपीज, ये वाला रुपीज, ये सब तो रुपीज में आया है। तो डिपार्टमेंट ए और बी जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इनका खर्चा हो रहा है 4950 और 4350। कितना लेबर आवर काम करने के लिए हुआ है, इतना और इतना। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि कॉस्ट बताओ, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पावर पर लेबर आवर, तो लेबर आवर बेसिस पे कॉस्ट कितना होगा, पर लेबर आवर बेसिस मतलब 1 घंटा, तो 1650 आवर्स काम करने से कॉस्ट हो जाता है 4950। पावर जनरेट करने का कॉस्ट हो जाता है 4950 रुपीज, अगर 1650 आवर्स काम होता है। तो 1 घंटा काम होने से कितना खर्चा लगेगा, कम। मतलब कोई भी ज्यादा अमाउंट से कम में जाएंगे तो डिवाइड होगा ना। 1650 घंटा काम करने का खर्चा अगर 4950 होता है, तो 1 घंटा काम करने का खर्चा कितना होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कितना होगा, रुपीज इतना पर आवर। देख लेते कितना होता है, 4950 डिवाइडेड बाई 1650, 3 रुपीज पर आवर करके रेट हो रहा है। और यहाँ पर भी सेम उसी तरह से 4350 डिवाइडेड बाई 2175 आवर। इतना घंटा काम करने का इतना खर्चा है, तो 1 घंटा करने का कितना होगा, कम खर्चा होगा, 4350 डिवाइडेड बाई 2175। तो ये हो गया रुपीज 2 पर आवर। यही पूछा था हम लोगों को क्वेश्चन में कि लेबर कॉस्ट पर आवर कितना हो जाएगा, मतलब पावर जनरेट करने का लेबर कॉस्ट जो है वो पर आवर बेसिस पे कितना हो जाएगा। तो एक लेबर को 1 घंटा काम करने पे 3 रुपीज देना पड़ेगा पावर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका काम ही है पावर प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का, ये 12 नंबर हम लोग कर सकते हैं, और ये मशीन आवर रेट पे हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर कर लेते हैं, मशीन आवर वाला नेक्स्ट क्लास में होगा तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ओवर रेट। तो 12 नंबर वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, इन ए फैक्ट्री द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री आर चार्ज्ड ऑन ए फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, फैक्ट्री का जो खर्चा है, इन ए फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो कैसे चार्ज किया जाता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पे। बेसिस क्या लिया हुआ है, वेजेस का, वेजेस के फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पे फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया जाता है। और ऑफिस का जो ओवरहेड है वो चार्ज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अब ये वर्क्स कॉस्ट क्या होता है, अगर कॉस्ट शीट तुम लोग को याद आ रहा है, क्योंकि कॉलेज में सभी ने कॉस्ट शीट किया होता है, फिर भी हम एक बार याद दिला देते हैं वर्क्स कॉस्ट क्या होता है। ये देखो, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब ऐड करने से बनता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ये ऐड करते हैं तो बनता है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको और भी नाम बोला जाता है, इसी का और एक नाम है वर्क्स कॉस्ट, इसी का और एक नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अभी फिलहाल यहां तक की बोल रहे हैं हम। तो ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब ऐड करने से होता है प्राइम कॉस्ट। अब यही पहले क्यों ऐड होता है, अगर ये पूछो कि यही पहले क्यों ऐड होता है, क्योंकि कुछ मैं प्रोडक्शन करने जाऊं पहले तो मुझे मटेरियल चाहिएगा, फिर उस मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लेबर चाहिएगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जैसे मटेरियल को खरीदने गए, कैरेज इनवर्ड लग गया, तो दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट इनवर्ड लग गया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये सब मिला के पहला खर्चा यानी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, मेन पहला खर्चा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ये सब लेके हमें फैक्ट्री में जाना होता है, तो फैक्ट्री का खर्चा हो जाता है, जैसे फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं यानी प्रोडक्शन रिलेटेड जो लेबर है, इसके अलावा और क्या हो जाएगा, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है, मतलब फैक्ट्री में जो बिल्डिंग है, फैक्ट्री जिस बिल्डिंग में है, फैक्ट्री का मशीन है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी खर्चा। ठीक है, ये सब मिला के होता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री में जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा खर्चा हो जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जहां पर
स्किल्ड वर्कर काम करते हैं, उनका सैलरी वगैरह, ठीक है, वहां पर जो फर्नीचर फिक्सचर है उस पे डेप्रिसिएशन। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये जब ऐड हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं उसको COP, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और उस पे हमारा ये कॉस्ट यानी ये खर्चा इंक्लूडेड हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्ट जो है खुद ब खुद तो नहीं बिकेगा, इसको बेचने के लिए हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है, इसको प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ता है, तो उसका जो खर्चा होता है उसका नाम होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करना पड़ता है ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेच पाए। ठीक है, तो इसके ये खर्चा ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर इसी को बोला जाता है टोटल कॉस्ट। अब इसमें प्रॉफिट ऐड करके हम लोग अपना सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं, ये होता है हमारा कॉस्ट शीट। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉस्ट शीट रिलेटेड बोल दिया है यहाँ पर। तो देखो क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई होप वर्क्स कॉस्ट समझ में आ गया तुम लोग को। वर्क्स कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री तक का खर्चा जोड़ने के बाद जो खर्चा हमें मिल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, अब क्या बोला है, यहाँ पर मेटेरियल दे दिया है, दो ऑर्डर है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, वेजेस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे दिया, फाइंड द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। ये जो रेट है ना वेजेस के बेसिस पे और ये जो बोला है तो वो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, दो टाइप का मतलब ऑर्डर है। ठीक है, दो टाइप का प्रोडक्ट है कि नहीं नहीं पता, दो टाइप का ऑर्डर है जिसमें मेटेरियल इतना इतना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे मेटेरियल 12,500 और 18,000। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था, ये रुपीस लिख देते हैं, यहाँ पर भी रुपीस लिख देते हैं। फिर आ जाएगा लेबर, लेबर या फिर वेजेस, यहाँ पर वेजेस लिखा हुआ था। ठीक है, वेजेस भी लिख सकते हैं, मैंने लेबर लिख दिया है, वेजेस लिख लो 10,000 14,000। प्राइम कॉस्ट 22,500, ये हो जाएगा 18 और 14 32,000। ठीक है, 32,000। अब ऐसा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि बोला है कि ऑफिस का ओवरहेड जो है वो वर्क्स कॉस्ट के परसेंटेज पे होगा, फैक्ट्री का जो ओवरहेड है वो वेजेस के परसेंटेज पे होगा। परसेंटेज हमें पता नहीं, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे लगेगा, यहाँ पर लाइन देखो, फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस। फैक्ट्री को चार्ज करना है, फैक्ट्री का खर्चा चार्ज करना है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होना चाहिए जो कि वेजेस बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो कि 10% है, फिक्स्ड परसेंटेज 10% है, तो 10% ऑफ वेजेस, वेजेस मतलब ये वाला, ये जो लेबर है यही वेजेस होता है ना, तो 10% ऑफ 10,000, 10% ऑफ 14,000 फिक्स्ड परसेंटेज होगा और अपने अपने वेजेस बेसिस पे फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट हो जाएगा। बट यही तो हमें नहीं पता कि फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स्ड परसेंटेज क्या है, तो हम लोग यहाँ पर एजम्पशन कर लेते हैं कि ये जो परसेंटेज है, सपोज ये है X%। ठीक है, ये मैंने मान लिया X% है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 का X%, यहाँ पर 14,000 का X%। ठीक है, तो 10,000 का X% कैसे होगा, हम यहाँ पर एक बार लिख के दिखाते हैं, 10,000 इंटू X/100। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 100x आ जाएगा। क्यों मैंने 100x लिखा वो मैंने यहाँ पर समझाया, क्यों लिखा। X% जैसे 10% मतलब 10/100, X% मतलब X/100। सिमिलरली 14,000 पे भी ऐसा होगा, तो 14,000 इंटू X/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140x हो जाएगा। ठीक है, तो X परसेंटेज बेसिस पे ये हो गया फैक्ट्री का ओवरहेड। ठीक है, अब ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। क्यों वर्क्स कॉस्ट लिख रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज वर्क्स कॉस्ट यूज किया है, इसलिए मैंने भी वर्क्स कॉस्ट लिख दिया। और यही फैक्ट्री कॉस्ट होता है, यही फैक्ट्री कॉस्ट होता है, इसका और एक नाम होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब ऐड करेंगे, कैसे ऐड होता है, देखो 22,500 इसके साथ तो और 100x ऐड नहीं होता, 100 होने से जरूर ऐड होता, तो लिखना पड़ेगा प्लस 100x। ठीक है, यहाँ पर 32,000 प्लस 140
एक्स, ठीक है। ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद क्या ऐड होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ ऑफिस का बात बोला है, ऑफिस ओवरहेड, तो हम लोग भी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कैसे लगेगा, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे एक परसेंटेज पे लगेगा, ठीक है। तो सपोज ये अगर y% है, सपोज ये अगर y% है, तो वर्क्स कॉस्ट का y% होना चाहिए, ठीक है। तो 22,500 का y%, जैसे मान लो 22,500 प्लस 100x का, अगर मान लो ये 10% होता तो इंटू 10% करने से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते। तो इसके जगह हम लोग यहाँ पर y% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। y% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22,500 इंटू y%, यानी 22,500 इंटू y/100, ठीक है। हम थोड़ा सा डिटेल्स में दिखा रहे हैं, तुम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। y% मतलब क्या, y/100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 मैंने ज्यादा लिख दिया, 2 to 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 to 5y इसका आंसर, ठीक है। 2 to 5y। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 100x इंटू y/100, 0 0 कैंसिल कर दो, तो 1 इंटू x इंटू y यानी xy। अब ये दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये देखो 2 to 5y प्लस xy, ठीक है। सिंपल है। अब नेक्स्ट ये y% से इसका कैलकुलेशन देखो, ये देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 32,000 प्लस 140x इंटू y%, है ना, इंटू y%। तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, 32,000 इंटू y/100 प्लस है, बीच में प्लस लिखो, 140x इंटू y/100, ठीक है। तो ये देखो 0 0 0 0 कैंसिल, 320y, ये 320y हो जाएगा, ठीक है। प्लस 0 0, यहाँ पर एक 0 बच जाता है, 10, तो 14/10 कर दो, तो 14 अगर 10 करोगे तो 1.4 आ जाएगा, 1.4 xy, ठीक है, 1.4 xy। तो यहाँ पर लिखते हैं 320y प्लस 1.4 xy, ठीक है। ये हो गया ऑफिस ओवरहेड। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं ऑफिस ओवरहेड को, तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। वैसे देखो इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होता है अगर हम लोग लॉजिकली चले, बट क्वेश्चन में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो यही टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता तो वो ऐड करने के बाद आता कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, नहीं है तो यही टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, 22,500, 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy। किसी के साथ भी किसी का नॉर्मली एडिशन नहीं होगा, सिमिलर डेटा नहीं है ना। 32,140x प्लस 320y प्लस 1.4xy, ठीक है, ये हो गया, ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो ये देखो इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बता दिया, यहाँ पर अगर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट ऐड करने से हम लोगों को मिलेगा सेलिंग प्राइस जो कि गिवन है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, 44,850, 61,880। और प्रॉफिट कितना बोला है, कॉस्ट के ऊपर 15% और 12%, तो ये पूरे डेटा के ऊपर 15%, ठीक है। ये पूरे डेटा के ऊपर 15%, कॉस्ट के ऊपर 15% बोला है, तो ये पूरे डेटा के ऊपर 15% हो जाएगा, दैट इज 44,850 हो जाएगा। और यहाँ पर एट द रेट ऑफ लिख देते हैं 15%, और ये जो है एट द रेट ऑफ 12% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना हो रहा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो इस पे कैलकुलेट करेंगे, देखो। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, हम यहाँ पर रफ में कैलकुलेट करके दिखा रहे, 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy, इस पे हमें इंटू करना है 15%, तो पहले इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो 22
500 इंटू 15%, तो ये हो गया 3375 पहला वाला, ठीक है। फिर 100 पे 15% लगाओ, 100 इंटू 15%, तो 15 हो जाएगा। x है तो x लिख दो, ठीक है। 225 पे 15%, 225 पे 15%, तो 33.75y हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में 15% का xy मतलब 15/100, ये देखो 15/100 मतलब 0.15 xy, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जितना आ रहा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 3375 प्लस 15x प्लस 33.75y प्लस 0.15 xy, ये आ रहा है। और अगर 12% वाला करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। ट्वेल्व परसेंट वाला, यहाँ पर 12%, 32,000 का 12% कर लेते हैं, तो ये आ गया 3840 प्लस 140 का 12% कर लेते हैं तो 16.8x आ जाएगा। और 320 का अगर 12% करेंगे तो 38.4y हो जाएगा। और 1.4 का 12% करेंगे तो 0.168xy हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट और ये प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये लिखा हुआ रहने दो, अगर लिख लिए हो तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर जस्ट इसको हटा देते एक बार और ये दोनों का एडिशन लिख देते हैं, फिर नीचे इसका कंपैरिजन वाला प्राइस लिख लेंगे, तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। तो 22,500 प्लस 3375, तो ये हो जाएगा 25,875, 100 और 15 115x, ठीक है। 225 प्लस 33.75, ठीक है। ये दोनों मिला के होता है 258.75y, ठीक है। और ये 1 और 1.5xy, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो है इधर वाला देखो, ये कितना हो जाएगा, 32,000 प्लस 3840, तो ये हो गया 35,840 प्लस ये दोनों को ऐड करने से 140 प्लस 16.8, तो ये हो जाएगा 156.8x प्लस 320 प्लस 38.4, तो 358.4y प्लस ये एक्स वाई को ऐड करने से 1.4 प्लस 0.168 और 1.4, तो ये हो गया 1.568xy, ठीक है। और इसका अगर कंपेयर करें तो सेलिंग प्राइस है 44,850, मतलब ये इक्विवेलेंट टू 44,850 हो गया। और दिस वन इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 61,880, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस इसके साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा ये जो मिसिंग फिगर है एक्स और वाई, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि एक्स और वाई का क्या आएगा। तो ये बना है इक्वेशन। वैसे ये इक्वेशन में देखो, ये इसको इधर लेके आ जाओगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन में ये सब रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा और एक्स वाई रहेगा। तो कुछ हमें लॉजिक लगा के इसको करना पड़ेगा ताकि ये सॉल्व हो जाए जल्दी, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो हम, और एक ऑप्शन दे रहे हैं, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, और एक ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट को हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 44,850 अगर मेरा सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 15% है तो ये 115 का वैल्यू है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, मतलब मेरा बात समझ में आया कि नहीं। 15% अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो प्रॉफिट अगर 15 है तो कॉस्ट 100 है, तो सेलिंग प्राइस 115 है। तो अगर सेलिंग प्राइस 44,850 है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 115, तो इनटू 100 करने से हमें कॉस्ट मिल जाएगा। ये देखो 44,850
डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 39,000। ये कॉस्ट हो गया कौन से डिपार्टमेंट, ऑर्डर 1 का, ठीक है, ऑर्डर 1 का। सिमिलरली ऑर्डर 2 का भी हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस से बैक में जाके। ये देखो 61,880 सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर परसेंटेज है 12, प्रॉफिट है 12, कॉस्ट है 100। कैसे पता चल रहा है, बोला है 12% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 112, तो ये 112 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 61,880 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 55,250। तो ये करने से बेनिफिट क्या हुआ, अभी मैंने और एक मेथड भी बताया था, बट ये करने से बेनिफिट क्या हुआ, हम लोगों को कॉस्ट का वैल्यू मिल गया। मतलब ये वाला पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट नहीं भी करने से होगा, ये जो टोटल इतना हम लोगों ने किया इसका कोई जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट का इक्विवेलेंट डेटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। मतलब जस्ट इसको सॉल्व करने से होगा, ये जो इतना डिफिकल्ट जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, थ्रू कैलकुलेटर आराम से होगा, लेकिन हम लोग इसको बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास जो है कॉस्ट पता चल गया है, तो फिर हम लोग जस्ट ये यहाँ तक करेंगे तो काफी है। फिर ये टोटल कॉस्ट हमें पता है और यहाँ पर टोटल कॉस्ट पता है, तो हम लोग इस तरह से इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तब हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये देखो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, 22,500 ऐसे लिखेंगे। देखो 22,500 प्लस 225y, पहला वाला 225y, 100x और xy, 100x प्लस xy इक्वल टू, ये पहला वाला डेटा हो जाएगा 39,000, ठीक है। और यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 225y प्लस 100x प्लस xy इक्वल टू, इसे माइनस कर लो, 39,000 माइनस 22,500, ठीक है, तो 16,500 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2, उसमें देखो ये अमाउंट है 32,140x, 32,000 प्लस 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy, ऐसा ही था 320y और 1.4xy, ठीक है, इक्वल टू ये वाला 55,250, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा ये देखो हम लोग सिमिलर तरीके से लिखते हैं, पहले y लिखा है तो यहाँ पर भी y लिख लेते हैं ताकि एलिमिनेशन आसान हो, प्लस 140x, ठीक है, फिर प्लस 1.4xy इक्वल टू, ये माइनस कर दो, 55,250 माइनस 32,000, तो ये हो गया 23,250, ये इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखो देखने में इतना बड़ा सारा इक्वेशन है लेकिन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग इक्वेशन 1 इंटू 1.4 कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा, और इक्वेशन 2 इंटू 1 कर देते हैं तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर 1.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा इक्वेशन, तो 225 इंटू 1.4, तो ये आता है 315 हो गया, ठीक है, y प्लस 100 इंटू 1.4, ठीक है, 100 इंटू 1.4 यानी 140x प्लस 1.4 xy, और इधर भी इंटू हो जाएगा 16,500 इंटू 1.4, तो ये हो गया 23,100, और ये जैसा है इंटू 1 कर देना है, तो 1 करेंगे तो 320y, 1 इंटू कर दो 140x, 1 इंटू कर दो 1.4xy इक्वल टू 23,250, और ये दोनों इक्वेशन को हमें करना है माइनस, माइनस करना है, ठीक है। तो ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस करने से, बस एकदम छोटा सा क्वेश्चन फिर बन जाएगा, 23,100 माइनस 23,250, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 150 आ गया, ठीक है, और ये माइनस करने से हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है, तो ये माइनस है ये भी माइनस है, तो 320 माइनस 315, तो ये हो गया माइनस 5y, देयरफॉर y इक्वल टू 150/5, तो ये हो जाएगा माइनस 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 कैंसिल हो गया 30%, तो y का परसेंटेज हो गया 30%। अगर y कैलकुलेट हो गया तो हम लोग इजीली x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 225y प्लस 100x, 225y प्लस 100x
प्लस एक्स वाई इक्वल टू 16,500। अच्छा, इक्वल टू 16,500। तो 225 इंटू 30% प्लस 100x प्लस x इंटू 30% इक्वल टू 16,500। तो 225 इंटू 30% तो 67.5 प्लस 100x प्लस 30% मतलब 30/100 0.3x इक्वल टू 16,500। अब ये माइनस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 100.3x हो जाएगा ये दोनों का ऐड करने से, और 16,500 माइनस 67.5 तो ये हो गया 16432.5 डिवाइडेड बाय 100.3। तो ये आ रहा है, नहीं ये कुछ गलत हो गया क्या, ये x का वैल्यू, ये कितना होगा, ये y का वैल्यू 30% है, x का आंसर 75% है, क्या गलत लिख दिया मैंने शायद। 225y 100x और xy 225y 100x और xy इक्वल टू 16,500। हाँ, तो y 30% है तो 225 का 30%, 225 का 30% 67.5 100x और ये हो गया 0.30/100 0.3 प्लस 100 100.3 ठीक है। 16,500 माइनस 67.5 तो 16,432.5 डिवाइडेड बाई 100.3। ये इतना ज्यादा कैसे आ रहा है 30% और ये 75% होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है। 22,500 प्लस 225x 225 इंटू 30% और 30x 100x, कुछ तो गलत लिखा होगा मैंने, क्या गलत लिख दिया चेक करते हैं। 225 इंटू 30% प्लस 30x 30% और ये 100x इक्वल टू 16,500 तो 130 हो जाएगा 30%। ओह अच्छा, y का आंसर मेरा आ रहा है 30, y का आंसर मेरा 30 आ रहा है, ठीक है। वो परसेंटेज मैंने माना है तो y का आंसर एक बार 30 लिखेंगे क्योंकि इंटू 100 हम लोग करेंगे तब 30% होगा। ये y जरूर परसेंटेज में है लेकिन हम लोग का आंसर तो सिर्फ y का निकला है तो ये 30 बेसिस पे करना पड़ेगा, इसी वजह से गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये हो गया 30, ये भी हो गया 30, तो 225 इंटू 30 6750। अच्छा, ये हो जाएगा 30x, पॉइंट आ जा रहा है इसी वजह से 30x, ये 130x और ये 16,500 माइनस 6750 9750 9750 डिवाइडेड बाई 130 75, x का वैल्यू आ गया 75, ये इंडिविजुअली वैल्यू निकल गया। अब हमें आंसर लिखना है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस 75% और परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन वर्क्स कॉस्ट जो कि y% माना था तो 30% y का जो वैल्यू एंड परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो y% नहीं निकाला है हम लोगों ने, y का वैल्यू निकाला है, ठीक है, तो इसीलिए गलत हो रहा था। मैंने यहाँ पर परसेंटेज लगा लिया इसीलिए पॉइंट का जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो ये वाला पॉइंट करने का जरूरत नहीं है, ये इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। बाकी मैंने डिटेल्स में दिखाया, अगर तुम लोग कैलकुलेटर यूज करके करोगे तो इसमें आधा से ज्यादा काम कैलकुलेटर से हो जाएगा, सिवाय इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है, तो ये 12 वाला हो गया। और इसमें एक ही पॉइंट बाकी है मशीन ओवरहेड का। ठीक है, मशीन ओवरहेड, मशीन आवर जो हम लोगों ने यहाँ पर 6 मेथड देखा था ना, इसमें मशीन आवर से ही अलग क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये मशीन आवर रेट का, तो इसको डिटेल्स में करना पड़ेगा। तो इसका डिटेल्स करेंगे तो हम लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो होमवर्क हम कुछ नहीं दे रहे, तुम लोग यही सारी चीजों को एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, हाँ बोलो। লাস্ট পেজ হ্যাঁ দেখাচ্ছি তাহলে, লাস্ট পেজ এইটা। হ্যাঁ হুম। হয়ে গেছে। अच्छा, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।